बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ एटम्स। तो एविडेंस ऑफ एटम्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है और चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का। इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था वो इंट्रोडक्शन था एटम का। उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो मैटर है वो इनडिवाइजेबल पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो ग्रीक फिलासफर्स थे उन्होंने उन इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। उसके बाद जॉन डाल्टन ने, जो कि एक स्कूल टीचर था, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसमें भी उसने ये बात कही कि जी बिल्कुल जो एटम है वो इनडिवाइजेबल पार्टिकल है, जो कि गलत था। उसने और भी बहुत सी बातें की। उसमें उसने ये भी कहा कि जो मैटर होता है वो मुख्तलिफ एटम से मिल के बनना होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ अगर मैटर के अंदर मुख्तलिफ एटम होंगे तो ज़ाहिर है उनकी प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा उसने कहा जो एलिमेंट है वो सेम एटम्स पर मुश्तमिल होता है। एलिमेंट अब कुदरती तौर पर कितने एलिमेंट हैं? 92। तो ज़ाहिर है एक एलिमेंट अगर गोल्ड का है तो उसके अंदर गोल्ड के एटम होंगे। एक एटम जो लोहे का है, आयरन का है, उसके अंदर आयरन के एटम होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ और भी थे। चूँकि जॉन डाल्टन की जस्ट इंट्रोडक्शन था, उसका ये कहना कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है गलत था। बाद में एटम को डिस्कवर किया गया, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको डिवाइड किया गया इंडिविजिबल पार्टिकल, और उसको डिवाइजेबल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह बने, किस तरह, वो क्लास 9th के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। शायद अगर हमारे नेक्स्ट इसमें आएंगे तो हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इनको डिस्कवर करने की कोशिश की। अब हम आगे आ रहे हैं एविडेंस ऑफ एटम्स पे। एविडेंस ऑफ एटम के अंदर आपको, अगर आपके पास केमिस्ट्री की बुक है तो ज़रा उसको ओपन करें, हम साथ में वो भी पढ़ेंगे। रीडिंग में आपको कराता जाऊंगा। अब एविडेंस ऑफ एटम के अंदर वो कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम। ये मुमकिन नहीं है कि एटम को देखा जा सके, बिल्कुल ऐसा ही है। बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाई यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन थोड़ा सा सबूत कि हाँ ये एटम है, ये इसके शवाहिद इकट्ठे करने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा उसको एविडेंस उसके निकाल सकते हैं एटम के, भी ये एटम है। अब यहाँ से क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्यों। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर आपको दो और लफ्ज़ मिलेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर मौजूद होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद आता है एक और होता है जी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है बताएंगे जी आप? चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, आसान है बिल्कुल। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप मतलब छोटी चीज़ों को देखना। विजिबल क्या होता है? देखी जाने वाली लाइट, ज़ाहिर है लाइट है, रोशनी। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है विजिबल लाइट का। अब विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान। तो इसका मतलब है वो कोई भी वो चीज़ जिसकी वेव लेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान है उसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप तो देख सकती है। लेकिन जो जिसकी वेव लेंथ विजिबल लाइट की वेव लेंथ से कम होगी उसका आप ना तो क्लियर कोई इमेज हासिल, क्लियर इमेज उसका नहीं आएगा। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप उसको फिर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की बस की बात नहीं होती, जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर 400 से नैनोमीटर के दरमियान डाउन हो जाती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्या करती है, ये
500 नैनोमीटर तक की चीज़ों को तो देख सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इससे भी ज़्यादा एडवांस है आर्डिंग माइक्रोस्कोप से। उसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बीम क्या होती है, आपके पास अगर लाइट हो, आप उसको ऑन करें तो एक रोशनी की शुआ जाती है, वो बीम है, वो बीम ऑफ लाइट है। ज़ाहिर अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो, आप उसको ऑन करेंगे तो वो अगर कोई रोशनी टाइप कोई रोशन चीज़ जा रही हो तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से जो चीज़ निकल रही होती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। बीम को समझ रहे हैं ना, कि वो जो एक रोशनी एक रास्ता बना के जाती है, उसको आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। अब क्या हुआ कि हमने एविडेंस ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे थे कि हम एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आर्गन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो 500 नैनोमीटर तक की चीज़ों को देख सकती है और एटम की वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा लो है। अच्छा, अब 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। ठीक हो गया। दोबारा देखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंसेस बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज, एक सही इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी शय का, दैट इज स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन। कोई भी चीज़ जिसकी वेव लेंथ विजिबल लाइट की वेव लेंथ से कम है, आप उसका क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज नहीं हासिल कर सकते। क्यों नहीं हासिल कर सकते? एक अलग कंसेप्ट है। उसको आप लाइट जा रही होती है वेव लेंथ की, उससे टकरा नहीं पाती, अगर जब टकरा नहीं पाती तो उसका इमेज क्लियर नहीं आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। Thus an ordinary microscope can measure the size of an object up to or above 500 नैनोमीटर। जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है वो 500 नैनोमीटर तक की चीज़ों को देख सकती है। However, the object of the size of an atom, एटम का अगर आपने जो देखना है तो आपको क्या करना होगा, कैन बी ऑब्जर्व इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। इट यूजेस बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जगह हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ ये होती है, बिकॉज वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है वो विजिबल लाइट की वेव लेंथ से बहुत ही शॉर्टर है, कम है, और एटम की ज़ाहिर है उससे भी कम है विजिबल लाइट से। तो जितना कम होगा इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, वो कह रहा है कि आप 1.1 फिगर को देखें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ पीस ऑफ ग्रेफाइट। उन्होंने एक ग्रेफाइट का पीस लिया। ग्रेफाइट क्या होती है? एक कार्बन की एक शक्ल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, विच हैज़ बीन मैग्नीफाइड, जिसमें मैग्नीफाई किया गया अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। कितनी मरतबा? 15 मिलियन टाइम्स। अब ये 15 मिलियन टाइम्स क्या होता है? 1 मिलियन में क्या होते हैं? 10 लाख। तो 2 में 20, 3 में 30, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अब 15 मिलियन टाइम उन्होंने उसको बड़ा करके देखा है ग्रेफाइट को। तो फिर क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? उनको इस तरह के शेडो नज़र आए, ब्राइट बैंड्स नज़र आए कार्बन के। ये आप देख सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जो ब्राइट बैंड्स हैं वो लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। यार एक चीज़ को 15 मिलियन टाइम्स देखा गया, यही कुछ आपको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने 15 मिलियन टाइम्स देखा और उनको ब्राइट बैंड नज़र आए जो कि कार्बन के थे। क्यों कार्बन के थे? भाई वो ग्रेफाइट खुद ही कार्बन है। अब आगे नेक्स्ट एक अलग कंसेप्ट आता है, उसको पढ़ने से पहले आपको दोबारा इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, विजिबल लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों भाई? ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट होती है और विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान है, और एटम की जो वेव लेंथ उससे शॉर्टर है। तो आप
और जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान थी उसको तो वो तो देख सकते थे, लेकिन जो उससे कम थे वो उनके ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती थी, वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती थी। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। बीम क्या होते हैं वो आपको मैंने बताने की कोशिश की थी। अच्छा जी, अब उन्होंने एक एग्जांपल ली कि हमने एक ग्रेफाइट का पेपर लिया, फोटोग्राफ, उसको 1500 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया तो पता चला भाई उसके जो ब्राइट बैंड नज़र आए वो कार्बन के एटम्स थे। अच्छा जी, अब आगे चलें तो नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास एक जो नेक्स्ट वो बात करता है, ज़रा उसको देखें कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि 10th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर जो एटम पे रिसर्च हुई थी उसमें एटम के बारे में जो रिसर्च हुई थी वो एक्सरे का इस्तेमाल करके हुआ था। इन्होंने एक्सरे का इस्तेमाल करते हुए 10th सेंचुरी के अंदर जो एटम के बारे में ऑब्जर्वेशन जो मालूमात इकट्ठी की, उसमें उनको ये पता चला कि एटम का डायामीटर कितना है, एटम का मास कितना है और एक डॉट के अंदर कितने एटम्स हैं। तो डायामीटर उसका उन्होंने निकाला 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -9 मीटर, 10 मीटर, सॉरी इसको आप 10 मीटर कहेंगे। अब इसको वापस कन्वर्ट करके ले जाएं 0.2 में, कैसे जाएंगे, 2 10 की पावर -9 ज़र 10 की पावर -1 मीटर। अब ये जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाएगा, 2 ज़र 10 की पावर -9 नीचे 10, ये 10 इसके 2 के नीचे तो 0.2 ज़र 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 है, 0.2 ये नैनोमीटर, ये नैनोमीटर हो जाएगा इस तरह। अच्छा जी, ये एटम का उन्होंने डायमीटर डिस्कवर किया। मास क्या था, वो था जी 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg। अब एटम के मासेस को AMU में लिया जाता है तो एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10 की पावर -27 kg के बराबर है। अब kg को अगर आपने ग्राम में लेके जाना है तो 1 kg कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के। आप इसको kg की जगह पे 1000 लगा दें तो आपको ग्राम में मिलेगा। दोबारा देखें कि 10th सेंचुरी में एक्सरे वर्क के अंदर डायमीटर जो एटम का निकाला गया वो 0.2 नैनोमीटर था। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, उसको वापस इस तरह कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मास उसका ये था 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg। और उसको मासेस को आप AMU में लेते हैं एटम्स के यूनिट्स में तो 1 AMU कितने के बराबर होता है, इस चीज़ के। ये MCQs के अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं। दोबारा हम इसकी रीडिंग करते हैं, देखें। इन द 10th सेंचुरी एक्सरे वर्क हैज़ शोन दैट द डायमीटर ऑफ एटम आर ऑफ ऑर्डर 2 ज़र 10 की पावर -10 मीटर। ठीक हो गया, इन विच आप उसको 0.2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। मासेस ऑफ एटम रेंजेस फ्रॉम 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg। दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। आप उनको AMU में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसको आप A से एटॉमिक मास यूनिट भी कहते होते हैं। और एक AMU कितने के बराबर होता है, 1.66 ज़र 10 की पावर -27 kg। अब kg को बाज़ का वो ग्राम में ले रहा होता है, तो आप अगर ग्राम में लेके जाएंगे तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब वो एक डार्ट के अंदर कितने एटम्स आते हैं, एक फुल स्टॉप के अंदर में 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट इन इट। Student can have an idea about the amazingly small size of an atom from fact that full stop may have 2 million atoms present in it. शुक्रिया जी।